Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is a quote. तो हर मंडे को इन जनरल हम लोग एक कोट लेते हैं क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में मंडे को कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कोट आता है विच इज़ रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। कभी कभार नहीं भी आता है, इस बार मुझे लगता है ये कोट काफ़ी वीक्स बाद आया है। तो इस तरीके से जो हम लोग कोट्स कवर करते हैं दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एसे राइटिंग एंड जीएस पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। एथिक्स पेपर में आप देखते हैं कई दफ़ा वो लोग एक कोट दे देते हैं और उसको एलाबोरेट करने के लिए कहते हैं क्वेश्चंस में, और ऐसे में तो फिलोसॉफिकल एसेज आते ही हैं इस तरीके के, ये थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं एंड यू हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. So if we cover such quotes, they are definitely going to help us in these two papers. तो देखिए ये जो कोट है आज का, इसका अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो हाल फिलहाल में जो एंटरिंग बजट रखा गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कोट आया है. ये जो कोट है दैट परटेन्स टू और रिलेट्स विथ आवर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, आर के सान मुखम चेट्टी साहब. तो उन्होंने 1947 में जब भारत का पहला बजट रखा फॉर फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, उस टाइम उन्होंने ये कोट दिया था. आफ्टर प्रेजेंटिंग द बजट ही सेड कि इफ द फैब्रिक ऑफ द स्टेट इज नॉट बिल्ड ऑन ड्यूरेबल फाउंडेशंस, इट विल बी फ्यूटाइल टू ट्राई एंड फिल इट विथ मटेरियल एंड मोरल कंटेंट्स ऑफ गुड लाइफ. यहाँ पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सेंस बनाने की कोशिश कीजिए कि ये कोट का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि इसी तरीके का कोट आएगा आपके सामने फिलोसॉफिकल एसेज में भी और जीएस पेपर 4 में भी. तो वहां पे यू हैव टू मेक योर ओन सेंस आउट ऑफ सच एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स. तो समझिए, देखिए, बाकी तो मैं आगे बताऊंगा ही. देखिए ये जो कोट है जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिया, उसका मेन मतलब ये है कि सोसाइटी का या स्टेट का अपना कुछ एक बेसिक फाउंडेशन होता है, इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस, जिसको उन्होंने नाम दिया ड्यूरेबल फाउंडेशंस. इफ सच ड्यूरेबल फाउंडेशंस आर एब्सेंट इन ए स्टेट, तो चाहे वो स्टेट कितना भी मटेरियल प्रोग्रेस कर रहा हो, यानी कि कितना भी ग्रोथ हो रहा हो इकोनॉमिक, चाहे स्टेट के अंदर कितना भी मोरल कंटेंट डेवलप करने की कोशिश की जाए, स्पिरिचुअलिटी मोरालिटी को डेवलप करने की कोशिश की जाए, येट द स्टेट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ सम ड्यूरेबल फाउंडेशन. यहाँ पे जो इनिग्मेटिक वर्ड आ जाता है वो ये होता है, ये ड्यूरेबल फाउंडेशंस. ये कोट कह रहा है कि पैसा, मटेरियल गुड्स कितना भी आप डेवलप कर लें, मोरल कंटेंट कितना भी डेवलप कर लें, लेकिन सम ड्यूरेबल फाउंडेशंस आर नीडेड. इन एब्सेंस ऑफ दैट इट विल बी फ्यूटाइल, मीनिंगलेस टू ट्राई एंड fill it with material and moral content. तो क्या है ये ड्यूरेबल फाउंडेशन, व्हाट ही एक्चुअली मेंट? तो सान मुंगम चट्टी साहब बेसिकली बाय दिस वर्ड ड्यूरेबल फाउंडेशन मेंट रेस्पेक्ट फॉर लॉ या रूल ऑफ लॉ. ही सेड कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से या इंटेलेक्चुअल इनलाइटनमेंट से, यानी कि मटेरियल एंड मोरल कंटेंट्स से एक स्टेबल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी या स्टेट नहीं बन सकता. सोसाइटी के अंदर या स्टेट के अंदर जरूरी है कि डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू हो, डेमोक्रेसी एज ए प्रोसेस नहीं सिर्फ कि 5 साल में इलेक्शन हो रहा है. और पीपल शुड बी डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक पीपल या डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का मतलब होता है रिस्पेक्टिंग द जेन्युइन इंटरेस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. दैट इज डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू. तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होना चाहिए, देयर शुड बी सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉ. दीज टू आर द ड्यूरेबल फाउंडेशंस फॉर ए स्टेबल स्टेट. फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये जो रेस्पेक्ट फॉर लॉ है या ओवरऑल रूल ऑफ लॉ है, दैट इज एसेंशियली अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशन. तो जिस देश में धीरे धीरे पॉलिटिकल ट्रेनिंग या ट्रेडिशन इस डायरेक्शन में होती है डेमोक्रेसी के लिए, रेस्पेक्ट फॉर लॉ के लिए, वहां पे ये चीजें ज्यादा नेचुरल तरीके से आती हैं. भारत जैसे देश में जहां पे एक ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम बीइंग एन इंपीरियलिस्ट या इंपीरियलाइज्ड स्टेट या डिपेंडेंट स्टेट टू इंडिपेंडेंट स्टेट, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनिशियल स्टेज में. देखिए वैसे तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को अंदर से हॉलो कर दिया, अगर हम इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो.
और इसी के लिए दादा भाई नारोजी ने वो बुक भी लिखी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। उन्होंने जो आइडिया दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ। बट अगर ब्रिटिशर्स का कुछ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ढूंढा जाए, अगर ढूंढना जाए कि क्या उनका अगर कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो ये रहा है कि थोड़ा थोड़ा उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए प्लेटफॉर्म्स ले डाउन किए। उन्होंने इलेक्शंस के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कराए, बट वो काफी सुपरफिशियल था। दे क्रिएटेड ऑल सच थिंग्स विद देयर वेस्टेड इंटरेस्ट जस्ट टू फुलफिल और सैटिएट आवर डिमांड्स, ताकि कोई मैसिव प्रोटेस्ट ना हो। But yet they laid down some of the political processes in line of democracy or rule of law. That could be one positive contribution of British rule in India if we see in that manner. But जिन देशों में ये सारी चीजें नेचुरल तरीके से होती हैं, जहां जैसे ब्रिटेन के अंदर हो गया या यूएस के अंदर हो गया, जिन देशों में धीरे 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 ये नेचुरल प्रोसेस, फ्रांस के अंदर हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देन ब्रिटिश रिवॉल्यूशन, ब्रिटेन कुड बी द क्लासिकल एग्जांपल। तो वहां पे ये जो रेस्पेक्ट फॉर लॉ या डेमोक्रेटिक सोसाइटी का कल्चर जो है वो ज्यादा ऑर्गेनिक तरीके से आता है। दिस इज व्हाट ही मेंट सानमुंगम चेट्टी साहब। तो भारत जैसे देश में इट विल बी डिफिकल्ट इन इनिशियल स्टेजेस टू हैव दीज टू ड्यूरेबल फाउंडेशंस, क्योंकि अभी अभी हमारा देश आजाद हुआ, प्लस पार्टीशन, उससे रिलेटेड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो समाज के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस है। वैसे समाज में एक डेमोक्रेटिक फीलिंग लाना, रिस्पेक्ट फॉर लॉ लाना स्टार्टिंग के फेज में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। नेवरदलेस ही सेड कि द फाउंडेशंस आर नेसेसरी टू बिल्ड, एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि सच फाउंडेशंस विल बी बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसा हुआ भी। नाउ आवर सोसाइटी इज लार्जली डेमोक्रेटिक, not just in procedural sense but also in value या normative sense. The respect of law is also becoming stronger. And then he said that the willing help and cooperation of all societies of the community is required in maintaining peace and order, in increasing production and avoiding internecine quarrels. तो उस टाइम में communal conflicts थे, और कम्युनिटीज, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में खासकर कन्फ्लिक्ट थे। उसके अलावा द आइडिया ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म वाज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट। तो समाज के अंदर कैपिटल और लेबर के बीच में भी, कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर क्लास के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट काफी स्ट्रॉन्ग था। तो ही सेड कि सोसाइटी नीड्स टू राइज बियॉन्ड सच काइंड ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, एंड नीड्स टू stay or needs to give more emphasis to these two durable foundations, that is democratic values and respect for law. इस तरीके से इसको आप बिल्ड कर सकते थे। इस पूरे कोट में यू कैन से द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस कोट लाइज हियर, कि व्हाट आर द ड्यूरेबल फाउंडेशंस फॉर ए स्टेबल प्रोग्रेसिव सोसाइटी एंड स्टेट। आज पर के सानमुंगम चट्टी साहब, दिस इज रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। यही बातें यहाँ लिखी हैं, ये कोट लिख दिया, इसको याद कर लीजिएगा। तो अगर सीधा सीधा ये कोट नहीं भी आता एग्जाम में, तब भी मान लीजिए कभी आप रूल ऑफ लॉ के इंपॉर्टेंस को लिख रहे हैं, डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू के इंपॉर्टेंस को लिख रहे हैं, तो वहां पे कोट लिख सकते हैं। ड्यूरेबल फाउंडेशंस आर रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एंड दिस रिक्वायर्स पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशन, and that is why he said it is slightly difficult in societies that suddenly transitioned from imperialism to independence. The next topic is 4 judicial reforms proposed by Chief Justice of India. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially judiciary. तो देखिए, जुडिशियरी के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस का प्रॉब्लम तो काफी प्रोमिनेंट है। तो इसी पे बात करते हुए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ऑन द ओकेजन ऑफ 75th ईयर ऑफ फाउंडेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 28 जनवरी, उन्होंने 4 बातें हाईलाइट की, जुडिशियरी से रिलेटेड 4 इश्यूज हाईलाइट किए। उन्होंने कहा कि इन पे अगर काम किया जाए तो जुडिशियरी काफी एफिशिएंट हो सकती है और पेंडेंसी ऑफ केसेस का प्रॉब्लम काफी हद तक एड्रेस हो सकता है। तो पहला इशू उन्होंने हाईलाइट किया वो है एडजर्नमेंट कल्चर। एडजर्नमेंट मतलब होता है ना, कोर्ट्स के अंदर अगली तारीख मिल जाती है कि ओके कोर्ट इज एडजर्न नाउ, अब इस मामले में इस तारीख को अगली सुनवाई हो। ये है एडजर्नमेंट कल्चर। अब एडजर्नमेंट कल्चर जो है वो काफी पूरी तरीके से एक फॉर्मल या लीगल प्रोसीजर है एज पर सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908, और वो होना भी चाहिए।
क्योंकि जुडिशियरी का काम है सारे एस्पेक्ट को ध्यान से समझने के बाद ही फैसला सुनाना। तो वहां पे किसी भी तरीके का हरी करना वो कहीं ना कहीं डिनायल ऑफ जस्टिस हो सकता है, या फिर सुपरफिशियल तरीके से फैसला हो सकता है, दैट कुड बी अ डिफेक्ट इन ओवरऑल जुडिशियल प्रोसेस या डिलीवरी ऑफ जस्टिस। तो वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है एज पर सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। बट प्रॉब्लम क्या है कि लॉयर्स ज्यादा से ज्यादा एडजर्नमेंट करवाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि उनको इससे फायदा होता है। कुछ उनको एक तो टाइम मिल जाता है आर्गुमेंट क्रिएट करने के लिए, दूसरा जितना जितनी केसेस होंगे, जितनी सुनवाई होगी, जितने डेट्स मिलेंगे, उतना ज्यादा उनको फीस मिलेगा। तो लॉयर्स आर नाउ इट इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग द नेक्स्ट डेट, गेटिंग द एंटायर प्रोसेस एडजर्न। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग द फाइनल वर्डिक्ट। और ये कारण से होता क्या है कि पूरा का पूरा जो जुडिशियल प्रोसेस है वो एक वीसीएस साइकिल में फंस रहा है। इट लीड्स टू डिले ऑफ प्रोसेस, डिले ऑफ वर्डिक्ट। ऐसा कहा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने। उन्होंने कहा कि देखिए, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट होगा, बार बार कि चलिए इस केस की अगली सुनवाई इस तारीख को होगी, इस तारीख को होगी, तो वर्डिक्ट आने में डिले होगा। इस तरीके के कई सारे केसेस जो हैं वो एडजर्नमेंट में फंसे हुए हैं, तो कई सारी पेंडेंसी हो जाती है। अब जब किसी कोर्ट के ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो जाते, तो फिर क्या होता है, जजेस प्रेशर में आ जाते हैं। और फिर जब भी मान लीजिए किसी केस में वो सुनवाई कर रहे हैं, उनको लगता है कि अरे यार इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, सोचना पड़ेगा, बोले चलो अगला डेट देते हैं, नेक्स्ट केस सुनते हैं। द पॉइंट इज कि एक वीसीएस साइकिल है ये। बार बार आप एडजर्नमेंट करेंगे तो हर एक केस में वर्डिक्ट में डिले होगा। जब डिले होगा तो ज्यादा ज्यादा केसेस पेंडिंग होंगे। जब ज्यादा पेंडिंग होते हैं तो जजेस भी आउट ऑफ प्रेशर और ज्यादा एडजर्नमेंट लेने लगते हैं कि ठीक है, अभी मान लीजिए आप केस में सुनवाई कर रहे हैं, आप जज हैं और आप एक केस में सुनवाई कर रहे हैं। अब जैसे ही आपको लगेगा कि इसमें अभी फैसला देने में काफी ज्यादा टेक्निकल थिंकिंग करनी होगी, आप सोचते हैं यार इतने सारे केसेस पेंडिंग है, रुको एक बार के लिए इसको एडजर्न करो, अगला देखते हैं। दिस इज व्हाट आवर सीजीआई हैज हाईलाइटेड कि दिस इज ए वीसीएस साइकिल बिकमिंग पेंडेंसी, बैकलॉग, मोर एडजर्नमेंट, मोर पेंडेंसी, मोर बैकलॉग। और इस कारण से उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि दिस इज टर्निंग आवर कोर्ट्स इनटू तारीख पे तारीख कोर्ट। बेसिकली उन्होंने सनी देओल का जो पॉपुलर डायलॉग है, मुझे लगता है दामिनी फिल्म से, कि कोर्ट्स में इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख, उन्होंने वही इस्तेमाल किया है। तो अब चूंकि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कह दिया ये तारीख पे तारीख कोर्ट, तो यू कैन नाउ यूज दिस वर्ड इन आंसर राइटिंग ऑल्सो। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे 2018 also said कि इंडियन जुडिशियरी इज फेसिंग तारीख पे तारीख प्रॉब्लम। तो ये जो एडजर्नमेंट कल्चर है, इस पे लॉ कमीशन ने भी 2012 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाउ लॉयर्स मिसयूज दिस प्रोविजन ऑफ एडजर्नमेंट टू डिले द प्रोसेस। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जुडिशरी के कल्चर में, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, ऐसा कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने। दूसरा उन्होंने कहा एक्सटेंसिव ओरल आर्ग्यूमेंट्स। लॉयर्स एक ही बात को घुमा घुमा करके बोलते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफन रिपीटेड बाय लॉयर्स। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस से थोड़ा सीखना चाहिए। उनका आप उनका जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है मोर और लेस इन कॉन्सेप्ट। वहां पे लॉयर को 30 मिनट का समय दिया जाता है, इसमें आप अपना पूरा आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड कीजिए। 230th लॉ कमीशन रिपोर्ट इन 2009 इट ऑल्सो सजेस्टेड कि भारत के अंदर लॉयर्स को 1.5 आवर्स का समय दिया जाए अपने पूरे आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करने के लिए, नॉट मोर देन दैट, अनलेस द केस इन्वॉल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैटर। किसी भी जनरल केस के लिए उनको 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं मिलना चाहिए लॉयर्स को इन ऑर्डर टू कंक्लूड देयर आर्ग्यूमेंट्स। तीसरा जो कल्चर है जो सीजीआई साहब ने हाईलाइट किया वो है लॉन्ग कोर्ट वैकेशंस। तो समर वैकेशंस होते हैं कोर्ट के, विंटर वैकेशन होते हैं। इफेक्टिवली कोर्ट्स वर्क फॉर 210 डेज अ ईयर। उसके अलावा अभी जजेस भी तो इंसान ही है ना, तो उनको भी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करनी है प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ। तो कई दफा जजेस को छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, आने में डिले होता है। तो इस कारण से सीजीआई साहब ने सजेस्ट किया है कि हमें एक फ्लेक्सी टाइम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए, जैसा फिलीपींस के अंदर वहां की सरकार लेकर के आई है कि साल में इतने घंटे आपको प्रिसाइड करना ही है, जजेस के लिए घंटे फिक्स कर दिए जाए।
कि साल में इतने घंटे या महीने में इतने घंटे तो आपको प्रिसाइड करना ही है ओवर केसेस, और वो आप अपने हिसाब से टाइम देख लीजिए। जैसे प्राइवेट कंपनियों में होता है ना कि ठीक है आप 11 बजे से आए या 10 बजे से आए या 12 बजे से आए, वो आपका हेडेक है, लेकिन आपको इतने घंटे कंप्लीट करने हैं। अब दैट फ्लेक्सी टाइम कॉन्सेप्ट इन जुडिशरी कैन बी ब्रॉट, एंड इन दैट वे every judge would be able to put more hours in hearing of the cases, because that way they would be able to manage. तो वैकेशंस के दौरान भी एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स कुड बी डेडिकेटेड टू द जजेस कि इतने तो आपको सुनवाई के लिए देने ही है। सो दैट इज हाउ द कल्चर ऑफ लॉन्ग वैकेशन वुड बी एड्रेस्ड, फ्लेक्सी टाइम एज इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन फिलीपींस। फिर चौथा उन्होंने कहा है कि जुडिशरी के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि जो पुराने लॉयर्स हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉयर बनना बड़ा कठिन है, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर लॉयर बनना बड़ा कठिन है। जो पुराने लॉयर्स हैं उनका आप समझिए एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहता है, एंड दे डू नॉट अलाउ द न्यू फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स टू कम। फर्स्ट जनरेशन लॉयर से हमारा मतलब है कि जिनके पहले से कोई परिवार में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर लॉयर नहीं है या जज नहीं है। तो ऐसे जो विलिंग यूथ हैं, एनर्जेटिक यूथ हैं, लेकिन उनका पहले से कोई कनेक्शन नहीं है, उनका पहले से कोई कांटेक्ट नहीं है, उनके पिताजी चाचा जी ऐसे कोई बड़े लॉयर नहीं है या जजेस नहीं है, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है। तो डिस्पाइट हैविंग विलिंग टू वर्क हार्ड एंड पोटेंशियल टू सक्सीड, दे डो नॉट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज। तो उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की जरूरत है फॉर द फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। दिस इज अनदर कल्चरल चेंजेस दैट नीड्स टू बी ब्रॉट इन जुडिशियल सिस्टम। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल, चलो नेक्स्ट देखने से पहले ये बोर्ड वर्क देख लीजिए। 4 जुडिशियल रिफॉर्म सजेस्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ साहब। एडजर्नमेंट कल्चर एक वीसीएस साइकिल क्रिएट कर देता है, तारीख पे तारीख कोर्ट में कन्वर्ट कर देता है हमारे जुडिशरी को, ये है वीसीएस साइकिल। एक्सटेंसिव ओरल आर्ग्यूमेंट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में 30 मिनट का कॉन्सेप्ट है, हमारे देश के अंदर लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया 90 मिनट का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। लॉन्ग कोर्ट वैकेशंस का प्रॉब्लम है, फिलीपींस की सरकार ने जैसा कॉन्सेप्ट लाया वैसा हम भी ला सकते हैं, फ्लेक्सी टाइमिंग का, एंड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। नेक्स्ट इज प्रैक्टिसेस ऑफ बुफेलो एंड बुलबुल फाइट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हमारे स्टेट असम में माघ बिहू के दौरान कुछ फोक कल्चरल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू होते हैं, फोक स्पोर्ट्स आज भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। उसमें से दो जो सबसे पॉपुलर हैं वो हैं बुफेलो फाइट एंड बुलबुल फाइट। तो माघ बिहू के दौरान ये दोनों होते हैं। अभी हुआ क्या हाल फिलहाल में, पेटा जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है विच वर्क्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ और टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स, इसका नाम ही है पेटा का, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इन्होंने पेटिशन फाइल कर दिया है गुवाहाटी हाई कोर्ट में अगेंस्ट दीज 2 ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ असम। इनमें एनिमल्स का टॉर्चर होता है, बुफेलो फाइट में या बुलबुल फाइट में एनिमल्स का टॉर्चर होता है। बुफेलो फाइट की बात की जाए तो वैसे तो असम में अलग अलग जगहों पे कराया जाता है माघ बिहू के दौरान, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो बुफेलो फाइट है असम का वो है आठगुरी इन नगांव एरिया का, इट इज़ द बिगेस्ट सेंटर। वैसे ही बुलबुल फाइट के लिए जो सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन सेंटर है वो है हायाग्रीव माधव मंदिर ऑफ हाजो, वहाँ पे बुलबुल फाइट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब ये जो पेटा वाले हैं इन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया है गुवाहाटी हाई कोर्ट में, जहाँ वो कह रहे हैं कि बुफेलोस के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट होता है, टॉर्चर किया जाता है उनको ड्यूरिंग द बुफेलो फाइट। कई सारे बुफेलोस बैडली इंजर्ड हो जाते हैं इन दिस बुफेलो फाइट, एंड दैट इज़ ए बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ टॉर्चर ऑफ एनिमल्स, दैट्स वाई इट मस्ट बी स्टॉप। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इन पिटीशंस को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ये है करंट न्यूज़ पेटा की, जैसे मैं बात कर रहा था। इट इज़ एन इंटरनेशनल एनजीओ दैट रेजेस वॉइस अगेंस्ट क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स वर्ल्ड वाइड। बट अगर कानूनी तौर पे देखें तो भी एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूएलिटी जो है वो प्रोहिबिटेड है हमारे देश के अंदर। पहले जो आईपीसी हुआ करता था इंडियन पेनल कोड, अब उसके जब पे भारतीय न्याय संहिता आ गया है उसमें एनिमल्स को इंज्योर्ड करना, मेम करना इज इलीगल अनलेस इट इज इन एन एक्सप्रेस्ड मैनर परमिटेड बाय अ लॉ। ये सब चिकन वगैरह ये सब एक एक्सप्रेस तरीके से परमिटेड है बाय द लॉ, अदरवाइज टॉर्चर टू एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड
बाय द लॉ। ठीक है, उसके अलावा एक कानून है क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। इस कानून के हिसाब से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है और इस बोर्ड को काम दिया गया है कि इस बात को इंश्योर करें कि एनिमल्स के अगेंस्ट क्रुएलिटी ना हो, उनका बीटिंग, किकिंग, ओवर राइडिंग, ओवरलोडिंग, ये सब ना हो उनके अगेंस्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बुफेलो एंड बुलबुल फाइट इज पार्ट ऑफ फोक कल्चर इन असम ड्यूरिंग हार्वेस्ट माघ बिहू फेस्टिवल। बुफेलो फाइट आटगोरी वाला फेमस है, बुलबुल फाइट ऑफ हाया ग्रीब माधव मंदिर ऑफ हाजो वाला फेमस है। पेटा ने हाल फिलहाल में एक पिटिशन फाइल किया इन गुवाहाटी हाई कोर्ट। पेटा इज ए ग्लोबल इंटरनेशनल एनजीओ फॉर एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स। स्टैट्यूटरी प्रोविजन की बात की जाए तो क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 कानून है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया अंडर दिस एक्ट टू प्रिवेंट टॉर्चर ऑफ एनिमल्स। टॉपिक नंबर 4 इज अबाउट ग्रीन इनोवेशन फंड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको सीधा सीधा बोर्ड वर्क से ही पढ़ते हैं, आराम से समझ आ जाएगा। ये जो ग्रीन इनोवेशन फंड का कॉन्सेप्ट है, इसको पिछले साल बजट में असम सरकार लेकर के आई थी। 2023-24 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। जो ग्रीन इनोवेशन फंड है, इसके 3 कंपोनेंट हैं जो असम सरकार ये फंड लेकर के आई है, एक फंड कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इसके 3 कंपोनेंट हैं। R&D फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजीज, R&D फॉर green technologies. See, 3 components: R&D for green technologies, then green technology and innovation implementation, and awareness and green capacity building. R&D for green technology जो है, इसमें the government will give support to that technologies that are in initial idea stage, उनको support मिलेगा, monetary support. दूसरा है green technology innovation implementation, GTII. Here support will be given to those technologies and prototypes that are developed and that are relevant for the society. उनको implement करने के लिए सरकार मदद करेगी under this component of green innovation fund. And third is awareness and green capacity building. इसमें लोगों के अंदर awareness create करने की कोशिश की जाएगी with respect to environment protection and taking more and more environment friendly approaches. So this will be in line with the green credit program of union government. green credit program हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे monetary incentive दिया जाता है in order to inculcate the culture of practicing sustainable culture towards environment. वो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी लाइन में लाया गया अवेयरनेस एंड ग्रीन कैपेसिटी बिल्डिंग। और जो हमारे स्टेट में अमृत वृक्ष आंदोलन लाया गया है, दैट इज अंडर दिस कंपोनेंट ऑफ ग्रीन इनोवेशन फंड ओनली, ऐसा कहा जा सकता है। टॉपिक नंबर 5 इज भारत रत्न फॉर श्री LK अडवाणी जी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे फॉर्मर CM ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न के लिए चुना गया, और भारत सरकार ने अनाउंस किया कि फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत रत्न रेसिपिएंट्स की संख्या अब हमारे देश में टोटल हो गई है 50। भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। हाउएवर देयर वाज एन एक्सेप्शन ईयर इन 1999 वेयर 4 पीपल हैड गॉट भारत रत्न। पहले साल भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। द फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न आर C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब एंड CV रमन साहब। सो ये बातें आपको पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखनी। 2024 के लिए 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, CM फॉर्मर बिहार CM कर्पूरी ठाकुर एंड फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी जी। टोटल 50 recipients so far, maximum 3 per year, but exception year was 1999 with 4 recipients, and first year में these 3 C राजगोपालाचारी, S राधाकृष्णन and CV रमन were the recipients. और नैनोडैप पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि कालोल गुजरात में है उसका प्लांट, एंड डैप नहीं, यूरिया इज द मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। चीता तो हमारे देश में मिलता नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 134। एंड काउंटरिंग इंसर्जेंसी इज नॉट थ्रस्ट एरिया ऑफ PM DY, रेस्ट 2 are. That's all from our side for today. Thanks for watching.